इधर आओ बच्चे, इधर आओ। क्या हुआ? फिजिक्स याद नहीं हो रही? याद होती है तो भूल जाती है। रट्टा लगाते हैं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो फिर टीचर जो है नंबर नहीं देते। तो आज आपकी तमाम परेशानियां फिजिक्स की जो है वो सॉल्व करने वाले हैं सर इकराम रहीम, मतलब मैं। ठीक है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं फिजिक्स के, न्यूमेरिकल नहीं होते, डेफिनेशंस याद नहीं होती, कौन सा लॉन्ग आएगा कौन सा न्यूमेरिकल आएगा, तो ये तमाम चीजें आपको फिजिक्स की इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपने किसी भी चीज को मेमोराइज नहीं करना उस वक्त तक जब तक उसका कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। तो आज के लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, मैकेनिक्स और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और लास्ट में हम देख रहे होंगे रिजल्टेंट वेक्टर। इन तमाम चीजों को हम ना सिर्फ स्टेटमेंट की तौर पर देखेंगे बल्कि हम इनका रियल कंसेप्ट भी देखेंगे। उसको क्लियर करने के बाद आप इजीली इन तमाम टॉपिक्स के अंदर आप टॉपर बन जाओगे। और अगर इनमें से कोई सवाल एनुअल पेपर, बोर्ड के पेपर में आ भी गया तो आप इजीली वहां पर 2-2 नंबर ले लोगे, क्योंकि ये शॉर्ट में ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लाइक उस वक्त करना है जब आपको तमाम जो कंसेप्ट है, तमाम जो डेफिनेशंस है वो याद भी हो जाए और समझ भी आ जाए। समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से। पहली डेफिनेशन है हमारी, फिर हम देखेंगे काइनेमेटिक्स और फिर देखेंगे डायनामिक्स। इन तमाम डेफिनेशंस को हम मेमोराइज भी कर रहे होंगे, लेकिन ज्यादा हम कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, अभी आपको ये तीनों डेफिनेशंस का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ये याद भी हो जाएंगी विद एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल एनुअल पेपर में बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। मैकेनिक्स, the branch of physics that deals with the study of motion of objects, its causes and its effect। बहुत ही सिंपल सा है, तीन चीजें याद रखनी है यार। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेस एंड इट्स इफेक्ट। मतलब बहुत ही सिंपल सा है यार कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी कर रहे हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल। ये आपके सामने कार नजर आ रही है। कार क्या कर रही है? रोड पर चल रही है, मूवमेंट है, इसकी मोशन है। अगर हम इसको स्टडी करें, इसके काजेस और इसके काजेस को भी देखें कि इंजन इसका वर्क कैसे कर रहा है, क्यों ये चल रही है, क्यों मोशन में है, इफेक्ट क्या है इसके, अगर इसको भी हम स्टडी करें तीनों चीजों को, तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है जी, मैकेनिक्स है। सिंपल दो आप इसकी एग्जांपल लिख देंगे एनुअल पेपर में और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। एग्जांपल्स आप और भी लिख सकते हैं, यहां पर आपको नजर आ रही होंगी। अब मूविंग कार और एक बॉल फॉलिंग फ्रॉम द हाइट। काइनेमेटिक्स में क्या होता है यार, बहुत सिंपल है। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर रहे होंगे, उसकी मूवमेंट को स्टडी कर रहे होंगे, लेकिन आप उसकी कॉज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं कर रहे होंगे। एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, आप उसकी मोशन को स्टडी कर रहे होंगे, लेकिन वो क्यों चल रही है इसको स्टडी नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसी ब्रांच को आप क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल से मीनिंग है यार। तो आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे और कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे, ना सिर्फ हम रट्टा लगा रहे हैं। डायनामिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। जो डायनामिक्स है वो मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। दैट डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स काजेस। काजेस को भी देखना है हमने, ठीक है, कि क्यों वो मूवमेंट हो रही है, वो गाड़ी क्यों चल रही है, वो जो बॉल है वो नीचे क्यों क्यों गिर रही है। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं, एक बाइक जो है, आप स्कूल भी जाते होंगे, जो है बाबा के साथ भी जाते होंगे, कभी बाइक तो चलाया ही होगा ना आप लोगों ने, खासतौर पर बॉयज ने। तो वो बाइक क्यों चल रहा है, उसकी मूवमेंट क्यों हो रही है, उसको भी आपने देखना है। तो ऐसी ब्रांच को आप डायनामिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। स्टडीइंग हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू मूव अ हैवी ट्रक। एक इंजन को कितनी फोर्स, ये उसका काज है कि वो जो ट्रक है, वो जो मूवमेंट हो रही है
उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे काज क्या है, ठीक है। एक इंजन को कितना एनर्जी, कितना फोर्स जो है दरकार होगी ताकि वो उस हैवी ट्रक को मूव कर सके। हाँ जी बच्चों, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज इतनी आसान है ना, इतनी आसान है, लेकिन इनका कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ऐसे रट्टा लगा लोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही मजा आने वाला है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अ फिजिकल क्वांटिटी विच कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को आप स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही आसान सी है। 5 kg मैस मैं कह देता हूं, या मैं कहता हूं 10 सेकंड। अगर मैं आपको कहूं, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देखते हैं, वहां से आपको इसकी डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन वहां से आपको समझ आएगी, आपका कंसेप्ट क्लियर वहां से होगा। You do not tell a direction when buying 5 kg of sugar। 5 kg नहीं, 1 kg 2 kg, कभी ना कभी तो चीनी ली होगी ना यार आपने, ठीक है, किसी भी शॉप से ली हो। तो क्या आप डायरेक्शन बताते हो यार मुझे नॉर्थ में 5 kg जो है ना शुगर चाहिए, मुझे ना वेस्ट में जो है ना 5 kg या 2 kg जो है शुगर चाहिए। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि मेरा मतलब क्या है कहने का। आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को आप स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, जो कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड हो रही हो उसकी मैग्नीट्यूड से। जैसे इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं 5 kg मैस, 10 सेकेंड। वेक्टर क्वांटिटीज को देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन की भी बात कर रहा हो और मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहा हो, दोनों की। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट मिसाल मैं आपको यूं देता हूं, एक्सप्लेनेशन में भी वैसे लिखा हुआ है, जो है एग्जाम्पल आप फोर्स भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। मैं वैसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, जर्नल एग्जाम्पल। मैं कहता हूं यार हमने ना मरी जाना है, तो आप कहोगे कि यार कितना फासला है बहावलपुर से मरी का, तो मैं कहूंगा कि यार 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, जितना भी फासला है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार किस डायरेक्शन में है? ये ना हो कि हम मरी की तरफ जा रहे हैं, मरी को जाना है हमने, और हमने रूट पकड़ा हुआ है, डायरेक्शन पकड़ी हुई है कराची वाली, तो हम तो कराची पहुंच जाएंगे। तो मतलब क्या है समझाने का, ये कि वेक्टर क्वांटिटीज में आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है, कितना फासला है और किस डायरेक्शन में जाना है आपने, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी हो गई, डायरेक्शन भी हो गई, तो ऐसी क्वांटिटीज को यार आप वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। आई होप आपको 100% समझ में आ रहा होगा और आप लोग लेक्चर एंजॉय कर रहे होगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सच्ची ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, सच्ची बताओ कि मजा आ रहा है, समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तब आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। जस्ट आप एक दफा रीड आउट करोगे और आप इजीली लिख लोगे। और आप क्या कर सकते हो यार, एक और काम भी कर सकते हो, जो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं आप इनको भी कॉपी कर सकते हो, मतलब अपने एक रजिस्टर उठा लो, उसके ऊपर नोट कर लो, क्योंकि ये इजी वर्डिंग में लिखी हुई है, तो इनको याद करना और आसान हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है वैसे ऑलरेडी, एक दफा इनको पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगी और आप पेपर में अच्छा करके आओगे, ठीक है, अच्छे नंबर आ जाएंगे। और फेल होने की परेशानी नहीं लेनी बिल्कुल भी, जब तक सारीग्राम है या जब तक आप मेरे पास पढ़ रहे हो। एक लेक्चर मैथ का, एक फिजिक्स का, एक कंप्यूटर का अगर चैनल पर ले रहे हो तो मैं गारंटी देता हूं, अगर आप बिल्कुल भी वो होते ना बच्चे यार, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं वो। हम टॉपिक से हट गए हैं, खैर चले कोई बात नहीं, थोड़ा सा बताता हूँ आपको। मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं वो, लेकिन थोड़ा सा पढ़ ले तो उनकी इज्जत भी बच जाएगी। किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा यार मेरा ना रोल नंबर मुझे याद नहीं है, रोल नंबर स्लिप जो है ना मेरी गुम गई है रिजल्ट वाले दिन, और या कि भाई 2 महीने रह गए, वो 1 महीना रह गया, 15 दिन रह गए, फिजिक्स का तो एक न्यूमेरिकल भी नहीं आता, क्या करें? सारीग्राम है ना यार, इधर आ जाना चैनल पर, सारा कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है
टू फाइंड अ लोकेशन, अगर आपने कोई लोकेशन फाइंड करनी हो किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं बहावलपुर में बैठा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यार वैसे तो मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ जिसका मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा, तो हम कोई ऐसा नाम ले लेते हैं जिसका बच्चों को पता हो, रेलवे स्टेशन फॉर एग्जांपल। मेरी करंट लोकेशन है रेलवे स्टेशन, और मैंने जाना है फॉर एग्जांपल सैटेलाइट टाउन, ठीक है। सैटेलाइट टाउन या फरीदगेट का तो सबको ही पता होगा, ठीक है, मैंने फरीदगेट जाना है। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि यार मुझे कितना फासला तय करना है, मैग्नीट्यूड 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और फिर क्या मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो मैं फरीदगेट स्टेशन से फरीदगेट पर पहुंच सकता हूं। तो ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। मजा आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। इसको भी रट्टा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पहले समझते हैं, समझने के बाद जो कुछ माइंड में रह जाएगा हम उसको अपने पेपर में, अपने टेस्ट में लिख देंगे, हमें नंबर मिल जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है, दो तरीके होते हैं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन बुक्स, इन अवर बुक्स, हमारे बुक्स के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम बोल्ड लेटर से लिख देते हैं। मतलब अगर बोल्ड एफ है, अगर बोल्ड ए है, अगर बोल्ड वी है, बोल्ड अपना के है, तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये सिंबॉलिक है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, सिंबल मतलब अलामत से। अगर मैंने वी बोल्ड करके लिख दिया है तो हम उसको क्या कहेंगे, यार वेक्टर है वो हमारा। दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। क्या कि हम क्या करते हैं, किसी भी लेटर को अगर बोल्ड कर दे तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि भाई ये हमारे पास वेक्टर है। और दूसरा क्या है, ऑन अवर नोटबुक्स वी ड्रॉ अ स्मॉल एरो ऑन द लेटर। क्या मतलब है यार, बहुत सिंपल है। अगर मैं एक लेटर लिखता हूं ए, अगर मैं एक लेटर लिखता हूं बी, और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना देता हूं, बस क्या छोटा सा एरो बना देता हूं, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी वेक्टर की। तो हम उसको कहेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। आप डिफरेंट नाम दोगे तो यार मेंटली आपकी लॉजिकल जो थिंकिंग है वो अच्छी होगी। कभी भी एग्जैक्टली ना लिखा करो, खास तौर पर ये जैसे मैंने आपको कहा है, यहां पर देखो आपको नजर आ रहा है वी और एफ, आप बी और के कर दो ताकि आपके माइंड में चीज चले। ये ना हो कि आपने हूबहू रट्टा लगा लिया कि नहीं भाई वहां पर तो एफ था, मैं भी तो एफ ही लिख सकता हूं, मैं तो कुछ और नहीं लिख सकता। ठीक है, आप एबीसीडी में से कुछ भी लिख लो, डब्ल्यू लिख लो और उसके ऊपर एरो लगा दोगे तो वो आपके पास वेक्टर बन जाएगा। दूसरा देखते हैं जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो एट द एंड। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा दूं, आप यूं भी लगा सकते हैं, वैसे ये यूं डायरेक्शन में इसको शो किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा शो किया हुआ है। अगर आप ऐसे सीधी लाइन भी लगा देंगे, लेकिन लास्ट में एट द एंड आपको एक एरो बनाना पड़ेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। द लेंथ ऑफ द लाइन शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, हाउ बिग इज इट, कि वो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, वो कितने न्यूटन का है, वो 10 न्यूटन का वेक्टर है, 20 न्यूटन का वेक्टर है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, क्या करते हैं आप एक स्ट्रेट लाइन बना लें और एक स्मॉल जो है एरो लगा दें उसके एंड पर। ठीक है, एक ये हो गया, और उसकी जितनी लेंथ होगी वो उसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रही होगी, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अ 2 सेंटीमीटर लाइन could represent 20 न्यूटन ऑफ फोर्स। तकरीबन अगर 2 सेंटीमीटर की एक लाइन है और अगर हम उसके ऊपर एक एरो भी लगा दें तो हमारे पास वो वेक्टर बन जाएगा 20 न्यूटन का। ठीक है, तो यार बहुत सिंपल था, ये भी हमने कर लिया। द लास्ट वन पर चलते हैं, उसके बाद अल्लाह हाफिज। भाग जाना, अभी थोड़ा सा सबर कर लो, फिर अल्लाह हाफिज करेंगे, आपको भेजेंगे तसल्ली से, परेशान नहीं होना। लास्ट टॉपिक है, 2 डेफिनेशंस है, एक रिजल्टेंट वेक्टर की और के आपका जो हेड टू टेल रूल होता है। बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, है ना, बहुत मुश्किल कि हेड टू टेल रूल क्या होता है यार। किसी बच्चे से सुनो, पहले तो वो आम करता रहेगा और फिर कहेगा सर मुझे तो याद नहीं है, पहला लफ्ज बता दो फिर मैं सुना दूंगा।
लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, हेड टू टेल रूल या जिसको हम वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर यार बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इसका मतलब बहुत सिंपल है। वैसे आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। अगर मैं 2 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स, 4 वेक्टर को ऐड कर दूं तो मेरे पास एक ऐसा वेक्टर हासिल होता है जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। आया समझ आया? देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 3 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर्स हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, सिंपल ऐड कर रहे हैं। तो जो हमारे पास एक और जो वेक्टर है वो हमारे पास हासिल होगा, तो हम उसको नाम देंगे रिजल्टेंट वेक्टर का। बहुत सिंपल था। दूसरी लाइन, अ सिंगल वेक्टर विद सेम टोटल इफेक्ट। उन दो जो वेक्टर्स थे उनके इफेक्ट्स के सम के बराबर होगा इस रिजल्टेंट वेक्टर का इफेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी, कैसे ड्रा कर सकते हैं आप एक रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। उसके 3 स्टेप्स हैं, उन तीनों स्टेप्स को हम देख लेते हैं। क्या है जी, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर। सबसे पहले तो एक वेक्टर ड्रॉ कर लो जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। आप ए नाम दे दो, आप बी नाम दे दो, आप सी नाम दे दो, कोई भी नाम दे सकते हो। एक्स वाई जेड दे दो, के दे दो, एम दे दो, एन दे दो। ठीक है, ए बी सी डी बेशक ना दो आप। ठीक है, तो आपने एक सबसे पहले एक वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, फॉर एग्जांपल बी ड्रॉ कर लिया। ये दूसरा पॉइंट है, ड्रॉ द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। जो फर्स्ट वेक्टर का हेड जो एरो है उसके ऊपर आपने दूसरे वेक्टर की टेल ड्रॉ करनी है। और जो लास्ट में आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, उसका क्या होगा, जो फर्स्ट की टेल है जिसके ऊपर एरो नहीं है वो आ जाएगी टेल से टेल, और जो सेकंड था, जो वेक्टर बी था, उसकी हेड और जो लास्ट में ड्रॉ किया है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो रही होंगी, ड्रॉ हो रही होंगी। मैं अभी आपको एक रजिस्टर के ऊपर भी ये छोटा सा 2 मिनट के अंदर मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, द रिजल्टेंट इज द लाइन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ठीक है, हेड से मिल रहा होगा लेकिन लास्ट वाले से, और जो टेल है वो फर्स्ट वाले के टेल से मिल रही होगी। तो यार इसको हम क्या कहते हैं, रूल्स फॉर ड्रॉइंग अ रिजल्टेंट वेक्टर। एक रिजल्टेंट वेक्टर को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके बताने के सर थोड़ा सा मजा नहीं आया, थोड़ा सा और अच्छा करें। अगर अच्छा लगा है तो मजेदार कमेंट करने हैं और दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि यार कोई भी आपका दोस्त फेल ना हो और नेक्स्ट क्लास 10th में आप लास्ट बेंच पर बैठे हो और खूब मस्तियां कर रहे हो। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।